वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं लेवल फर्स्ट वालों के, ठीक है। तो आपको वो मॉडल पेपर बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। मैंने आपके कमेंट देखे थे, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। अच्छी चल रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आपकी आगामी रीट भर्ती परीक्षा तक हम आपके लिए यूं ही रोजाना मॉडल पेपर हल करवाते रहेंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी वक्त गवाए आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों अपना रीट लेवल फर्स्ट के लिए यह मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने वाला है ये मॉडल पेपर। तो चलिए, अगर आपने 2 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके जरूर चेक करना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय थल सेना का वायु सेना व बीएसएफ के साथ संयुक्त सेनाभ्यास नवंबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों आपसे पूछ ले तो सुदर्शन प्रहार बताना है। क्या बताओगे? सुदर्शन प्रहार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में जल संरक्षण की किस दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राज्य को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है इसके बारे में अपन को बताना है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके अभी बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का दूसरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है झारखंड में आयोजित 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग कंपटीशन 2022 में प्रदेश की किस महिला एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो किस महिला ने जीता है दोस्तों? वो जीता है सोनल सुखवाल के द्वारा जीता गया है कांस्य पदक, राजस्थान की सोनल सुखवाल के द्वारा। चलिए करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से आपके लिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय बजट में घोषित किस राज्य के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर विश्वविद्यालय हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाई जाएगी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आ जाएगा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत, ठीक है। एक स्टेशन और एक उत्पाद योजना के तहत लगाई जाएगी हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के किस टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ संरक्षण केंद्र में प्रदेश का सबसे बड़ा एनक्लोजर यानी कि बफर जोन बनाया जाएगा? तो दोस्तों बफर जोन बनाया जाएगा अपने कहां पे? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और दोस्तों आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस जिले में है, राजस्थान के किस जिले में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में भारत द्वारा पोखरण में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत द्वारा पोखरण में हेलिना टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान में ई मित्र सेवा को हर घर पहुंचाने के लिए बजट में घोषित किस योजना की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों किस योजना की शुरुआत हुई है? मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की कौन सी बजट भाषण के दौरान शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर 2019-20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान के यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों कहां पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है दोस्तों रावत भाटा कहां पे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कहां पर 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पे किया गया है दोस्तों? ये नोक जैसलमेर में किया गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ सकता है आपको, तो वर्ग किलोमीटर के तहत आपको राजस्थान का क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आप सबको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है?
तो क्या है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है और भारत का 10.41%, कितना 10.41% क्षेत्रफल रखता है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान आता है और राजस्थान श्रीलंका से आपसे पूछ सकता है कितना गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर की लंबी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमाएं 5,920 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो 1070 किलोमीटर है। ठीक है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा? जो रेड क्लिप रेखा के नाम से जानी जाती है। और अंतरराज्यीय पूछ ले तो 4,850 किलोमीटर बतानी है। ठीक है, और राजस्थान में उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी आपसे पूछ ले तो कितनी बताओगे? उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 8 से 826 किलोमीटर। ठीक है, और पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी बता दे, पूछ ले तो आपको 869 किलोमीटर बतानी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों AW प्रकार की जलवायु कहां पे पाई जाती है? तो दोस्तों AW प्रकार की जलवायु आपके बारे में पूछ ले तो आपको बताना है दक्षिणतम प्रदेश के अंतर्गत AW प्रदेश की जलवायु पाई जाती है और ये राजस्थान की सबसे छोटी जलवायु का भाग है AW। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं। कौन से बालू के स्तूप पाए जाते हैं? तो पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? असंगत को छांटो, फटाफट से छांटो दोस्तों, कौन सा असंगत है? तो दोस्तों फायसागर झील अजमेर जिले में है, बिल्कुल सही है। बालसमंद झील राजसमंद जिला बता रहा है, बालसमंद नहीं दोस्तों, राजसमंद नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर में है कौन सी? बालसमंद झील। तो राइट आंसर यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सरदार समंद झील पाली में है, बिल्कुल। गैब सागर झील डूंगरपुर में है, सही आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है? तो राजस्थान की किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है दोस्तों? ऐसा पूछ रहे तो बीसलपुर बांध अपने कहां पे? बनास नदी पर है। कहां पे? बनास नदी पर। और आपसे पूछ ले कि बीसलपुर बांध किस जिले में है? तो टोंक जिले में है। कहां पे? टोंक जिले में। और बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट वाला बांध है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी यही है। कौन सी? बीसलपुर पेयजल परियोजना, जिसमें जलापूर्ति टोंक जिले को होती है, अजमेर को होती है, नागौर को होती है, जयपुर को होती है, जो और दौसा को होती है और सवाई माधोपुर में की जाती है। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम परियोजनाएं बीसलपुर बांध परियोजना है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना, बीसलपुर परियोजना से मैंने आपको 3-4 प्रश्न बना दिए। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है? तो दोस्तों सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल। केवलादेव भरतपुर में है, बिल्कुल। लेकिन तालछापर नागौर में नहीं है। तालछापर कहां पे है? तालछापर चूरू में है, याद रहेगा, चूरू में है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षण क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा हाल ही में राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको चौथा वन्यजीव यानी कि चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो इसका राइट आंसर पूछ रहे तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कहां पे? बूंदी में। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो चंबल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, लाल लोमी मृदा किससे संबंधित है? तो दोस्तों लाल लोमी मृदा खालिस्तान से समृद्ध है। तो लाल लोमी मृदा दोस्तों लौह ऑक्साइड से समृद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? तो राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछ ले जनगणना 2011 के अनुसार तो आपको बताना है जैसलमेर जिला। ठीक है, याद रहेगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आपसे पूछ ले तो आपको सबसे पहले जयपुर। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिले आपको पूछ ले तो आपको क्या बताना है? न्यूनतम तो जैसलमेर की, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ की, फिर सिरोही की, फिर बूंदी की। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जोधपुर, फिर तीसरे पे आता है अलवर, फिर चौथे पे कौन सा आता है? नागौर, पांचवे पे उदयपुर। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित किया गया है? तो किस वर्ष में किया गया है? 2024 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत वन
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? यानी कि बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम, यानी कि बहुत घना जंगल है लेकिन उसका क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना होगा जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर। चलिए अगला है दोस्तों कि गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों वालर है। क्या बताओगे? वालर। ठीक है, वालर नृत्य गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण डांस है। इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। एक बात यहां से आपको पता होनी चाहिए। गरासिया जनजाति का रायण नृत्य भी प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करें तो मांदल हो गया, कूद हो गया, लूर हो गया, गवारा हो गया। ठीक है, और दोस्तों कालबेलिया नृत्यों की बात करें तो संकरिया, इंडोनी, बागड़िया और पनिहारी, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी किसके हैं? किसके हैं बताइए? कालबेलिया के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि दिए गए खनिजों एवं उनके त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान कीजिए। तो त्रुटिपूर्ण युग्म की अपन को पहचान करनी है। तो एक तरफ खनिज है और एक तरफ उसका खनन क्षेत्र है। तो बता दीजिए कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो तांबा है वो खेतड़ी सिंगाड़ा में प्रसिद्ध है, बिल्कुल। जस्ता एवं सीसाई खाने जावर, सही है। टंगस्टन झामर कोटड़ा गलत है दोस्तों। ठीक है, और लो एस्क नाथरा की पाल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुम्मिलित, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? यानी कि असुम्मिलित को छांटना है। तो एक तरफ पर्यटन स्थल और एक तरफ जिला। भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सबको पता है कि भटनेर का दुर्ग अपने हनुमानगढ़ में है। मैनाल अजमेर में है क्या? मैनाल तो भीलवाड़ा में है। कहां पे है? भीलवाड़ा। मैनाल कहां पे है? भीलवाड़ा में है। तो अजमेर को काटो। ओसिया जोधपुर में है। केला देवी का मंदिर करौली में है। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों क्या? जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अपने जयपुर में है। और उत्तर रेलवे का पूछ ले तो दिल्ली में है। और पूर्वोत्तर रेलवे का पूछ ले तो गोरखपुर में है। दक्षिण रेलवे का पूछ ले तो चेन्नई में है। और कोंकण रेलवे का पूछ ले तो नवी मुंबई में है। और पश्चिमी रेलवे का पूछ ले तो मुंबई में है। और पूर्व रेलवे का पूछ ले तो कोलकाता में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आपसे पूछ ले कि उत्तर पश्चिमी रेलवे भारतीय रेल का एक रेल क्षेत्र है। इसकी स्थापना है ना वो जयपुर में 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी, याद रहेगा। और इसका मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया था? तो कुसुम योजना को दोस्तों अपने जयपुर के भलोजी गांव से, ठीक है, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के भलोजी गांव में पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित, जहां उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, तो भलोजी से शुरू हुआ था। भलोजी आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? जयपुर जिले में। ठीक है, तो राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार मात्रा में मिलते हैं? तो राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार मिलते हैं? तो किस भाग में? तो दोस्तों आपको बताना है खेतड़ी वाले भाग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दोस्तों पुरातात्विक आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है? ये दोस्तों अपने ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि आहड़ सभ्यता किस जिले की है? तो उदयपुर में है। ठीक है, और ये कहां पे है? बेड़स नदी के किनारे। ठीक है, 2 टीले दिखाई देंगे आपको बेड़स नदी के किनारे, और वो उसी को ही आहड़ सभ्यता के नाम जाना जाता है। और स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। और आहड़ में बट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहां तांबा पिघलाया जाता था। ठीक है, याद रहेगा। तो आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसे 10वीं या 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसको? आहड़ सभ्यता को, याद रहेगा। तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता आपसे पूछ ले तो किस काल से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ताम्र और कांस्य युग काल की है। गणेश्वर सभ्यता पूछ ले किस जिले में है? तो सीकर जिले में है। और तहसील नीम का थाना और नदी कातली। ठीक है, चले अब चलो और इसका एक खोजकर्ता पूछ ले गणेश्वर सभ्यता का, तो आपको क्या बताना होगा? आरसी अग्रवाल। ठीक है, कब की थी? 1977 में की थी,
याद रहेगा ना। चलिए, और इससे गणेशवर से क्या क्या अपन को मिला है, तो मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है, और ताम्र द्वारा निर्मित कुल्हाड़ी, ये भी चीजें अपन को मिली है यहां से। कहां से? गणेशवर से। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में 1260 ईस्वी में आहड़ के करमचंद द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिचूर्ण सूत्रचूर्णी चित्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रावल तेज सिंह के समय, ठीक है, रावल तेज सिंह के शासनकाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मेवाड़ के गुइलों को ईरान के बादशाह नौशेखा के वंश से उत्पन्न होना लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपको बताना है अबुल फजल के अनुसार, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपको और सबको पता होगा। 18 जून 1576, ठीक है, 1576, 18 जून 1576 को मेवाड़ महाराणा कौन था? प्रताप और अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह व आसफ खां के मध्य हुआ था, ठीक है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध में खमनोर का युद्ध भी कहा है उसको, और बदायूनी ने गोकुंदा का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स स्टोर ने तो मेवाड़ का थर्मोपल लिखा है हल्दी घाटी के युद्ध को। याद रहेगा ना इतनी बातें। चलो तो चलो, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? कौन सा विद्वान कहता है ऐसा? तो ऐसा कहने वाला था कवि चंद्र बदाई, ठीक है, याद रहेगा। कवि चंद्र बदाई हिंदी के महाकवि माने जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। चंद्र बदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। याद रहेगा, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। एक बार बोल देता हूं, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, ठीक है। चलो, तो बप्पा रावल का मूल नाम आपसे पूछ सकता है, तो बप्पा रावल का मूल नाम आपको बताना है कालभोज। क्या था? कालभोज। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से अपन को छांटना है कि कौन सा महीना सही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं तो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सही है पुष्कर। पुष्कर पूछ ले दोस्तों, पुष्कर कब मनाया जाता है? तो कार्तिक में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। खाटू श्याम जी का मेला पूछ ले, फाल्गुन मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में नहीं मनाया जाता। बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? भाद्रपद की द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक। और रामदेव जी का मेला रुणेचा में बढ़ता है, याद रहेगा। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है इसको, ठीक है। भाद्रपद द्वितीया को बाबरी बीज या रामदेव जी जयंती मनाई जाती है, याद रहना चाहिए। तो अशोकाष्टमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है अशोकाष्टमी? दोस्तों आपसे पूछ ले अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है, तो आपको बताना है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोकाष्टमी, ठीक है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं, याद रहेगा। चलो, तो अगला है कि घुंगरी केवाड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो घुंगरी और केलवाड़ा, घुंगरी और केलवाड़ा, इसके ऑप्शन कहां पे? इधर है। और घुंगरी और केलवाड़ा है ना दोस्तों, ये सभी के सभी, घुंगरी और केलवाड़ा ये सभी के सभी मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित क्या है? गीत हैं, याद रहेगा। चलो, तो मरुस्थलीय या मरु प्रदेश के गीत कौन कौन से हैं? कुर्जा हो गया, पीपली हो गया, रतनराड़ो हो गया, मूलन हो गया, घुंगरी हो गया, केवड़ा हो गया, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है कि रम्मत क्या है? रम्मत आपसे पूछ ले दोस्तों, तो आपको क्या बताना है? रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है। क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य है रम्मत, ठीक है, याद रहेगा ना। रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है जो जैसलमेर में बीकानेर क्षेत्र के ख्याल रम्मत के नाम से जाने जाते हैं। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। इनकी स्वतंत्र बावनी रम्मत प्रसिद्ध है। इनकी स्वतंत्र बावनी रम्मत प्रसिद्ध है। किनकी? किनकी? तेज कवि की, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र तथा कुचामन पर्वत डीडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह आदि अवसरों पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, याद रहेगा ना। चलो, यह नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पैटर्न बना के इस नृत्य को करते हैं। चलो, अगला कि राजस्थान में साम मेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो साम मेला आपसे पूछ ले, साम मेला आपको बताना दोस्तों विवाह के अवसर पर, ठीक है। दूल्हे की बारात का स्वागत करने की रस्म को क्या कहता है? साम मेला कहा जाता है। और जलागीत दोस्तों आपसे पूछ ले, जलागीत, तो जलागीत आपसे पूछ ले तो जलागीत बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला गीत है जलागीत। और कामण पूछ ले तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कामण गीत। सीटने पूछ ले तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा खुशी व हंसी ठिठोली के गीत होते हैं सीटने,
याद रहना चाहिए, इतनी एक एक बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप मास्टर जी बन पाओगे पक्के वाले। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों कि हर्ष दत्ता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में है? तो हर्ष दत्ता मंदिर व चांद बावड़ी आपसे पूछ ले, सबको पता होना चाहिए चांद बावड़ी कहां पे है, तो दौसा में, और दौसा में कहां पे है सबको पता होना चाहिए, दौसा में। ठीक है, दौसा में। चलो, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसके बारे में पूछ ले तो अपन को गुप्त काल का माना जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला प्रश्न दोस्तों कि किसके दरबार में निहालचंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो निहालचंद दोस्तों अपने किशनगढ़ अजमेर के शासक सावंत सिंह के दरबार में थे। ठीक है, सावंत सिंह। चलो अगला है कि संभ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संभ सभा की स्थापना आपसे पूछ रहे तो गोविंदगिरी। ठीक है, और कब की गई थी दोस्तों? पहले मैं आपको बता दूं गोविंदगिरी के बारे में, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म को लेकर सबको कंफ्यूज होता है। तो सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, 1858 को हुआ था। कब? डेट वेट कोई भी याद नहीं रखता इसकी, सिर्फ एक सन याद रख लो कि 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। इन्हें बीलो में जागृति का जनक माना जाता है, और बीलो में जागृति के लिए गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, बीलो में जागृति एवं एकता के लिए गोविंद गुरु ने सिरोही में संभ सभा की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, और 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर संभ सभा के अधिवेशन पर मेवाड़ सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसे मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संभ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो दोस्तों चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? यह लगवाया गया था राव कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, तो राव कृष्ण सिंह ने सन 1903 में अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर नाम से एक नई लागत लगा दी थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए चौरी कर के रूप में ठिकाने को देने पड़ते थे। इस नई लागत से किसानों में काफी रोष पैदा हुआ था, और उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं के विवाह नहीं किए। किसानों के काफी विरोध के बाद राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर की लागत आधी कर दी थी, यानी कि 2.5 रुपए कर दी थी। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो अगला प्रश्न है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो इसके बारे में है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ये थी। इनमें से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का अंग कौन सा नहीं है? तो बनी ठनी एक चित्रकला का नहीं है। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो बनी ठनी नहीं है। बनी ठनी क्या है दोस्तों? बनी ठनी तो एक क्या है कि किशनगढ़ चित्रशैली की चित्रकला है ना, जो मोर ध्वज निहालचंद द्वारा चित्रित है। ठीक है, चलो अगला है कि दादू पंत की प्रमुख पीठ स्थित है। कहां पे है दादू पंत की प्रमुख पीठ? आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? यह नरेना में है। ठीक है, दादू पंत की प्रमुख पीठ नरेना भी पूछ सकता है और नारायणा भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला है दोस्तों, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयपुर में हिंदी पीठ की स्थापना, उदयपुर में हिंदी पीठ की स्थापना आपसे पूछ रहे दोस्तों, तो आपको क्या बताना है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये स्थापना किसने की थी? जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो 51वां प्रश्न रह गया शायद। हाँ, कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो गोगा जी ने किया था। ठीक है, अगला है कि दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? जो दमना है ना, वो अपने कहां पे पहना जाता है? तो दमना अपने पहना जाता है नाक में। कहां पे? नाक में। याद रहेगा ना, तो नाक में पहना जाता है। दमना नाक में नहीं दोस्तों, नाक में दमना हो गया, और दमना अपने कहां पे पहना जाता है दोस्तों? शायद गले में पहना जाता है। ठीक है, तो दमना उंगली में पहना जाता है दोस्तों। सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि दमना अपनी उंगली में पहना जाता है। ठीक है, नाक के आभूषणों की बात करें तो नाक में तो नथ हो गया, लौंग हो गई, नटकण हो गया, चुन्नी हो गई, बारी हो गई, कांटा, लौंग, बुलनी आदि।
और कान में दोस्तों कर्णफूल, पीपल पन्ना, अंगूठा ये सब है। अंगुली के पूछ ले तो छल्ला, मुंदड़ी, अंगूठी, बीटी, अर्री, हथपान, दमना या दामना। तो मैंने सोचा कि दमना है, दामना होना चाहिए, तो दामना भी पूछ सकता है दोस्तों और दमना भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला है कि युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है। तो युद्ध में जाते समय तो दोस्तों सबको पता है केसरी रंग की पहनी जाती है, केसरिया, साफा। अगला मारवाड़ पब्लिकेशन सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया। तो कब जारी किया गया था दोस्तों, ये जारी किया गया था अपने 1934 में। ठीक है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। तो किसके प्रस्ताव पर रखा गया था, ये रखा गया था के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ की उपबोली नहीं है। ढूंढाड़ की उपबोली इनमें से कौन सी नहीं है। तो ढूंढाड़ की बोली आपसे पूछ रहे तो अहिरवाटी ढूंढाड़ की नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, अहिरवाटी है, ढूंढाड़ की नहीं है। ठीक है, ढूंढाड़ बोली एक इंडो आर्यन भाषा है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और ढूंढाड़ी उपबोलियां पूछ ले तो चौरासी, तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी, नागरचोल, खड़ी जयपुरी, अहिरवाटी। अहिरवाटी तो सिर्फ मेवात बोली की उपबोली है। ठीक है, अहिरवाटी कहां की है, मेवात की है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगला प्रश्न दोस्तों कि साहित्य रचना और उसके साहित्यकार गलत युग्म की चयन करो कि एक तरफ है साहित्य और एक तरफ है साहित्यकार। तो इनमें से कौन सा गलत आ जाएगा। तो 58वें नंबर का आंसर सबको देना है। वीर सतसाई सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल। एक लिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल नहीं आएगा एक लिंग महात्म्य के। ठीक है, यही राइट आंसर अपना आ जाएगा। चेतौनी चुंगटा केसरी सिंह बारह ढोला मारू रदुआ कवि कल्लोत, बिल्कुल सही है। अगला कि बातारी फुलवारी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बातारी फुलवारी पुस्तक के लेखक दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है दोस्तों विजयदान देथा थे। ठीक है, अगला कि राजस्थान की बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है, यानी कि कड़ाके की वाली प्रभाव पड़ा है। राजस्थान की कौन सी बोली पर पड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है वागड़ी पर पड़ा है। ठीक है, और वागड़ी बोली आपसे पूछ ले कहां पे बोली जाती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा तथा दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है वागड़ी बोली। गुजरात की सीमा के समीप क्षेत्र में गुजराती वागड़ी बोली का अधिक प्रचलन है। ढूंढाड़ी आपसे पूछ ले तो अलवर, जयपुर, दौसा। और ब्रज पूछ रहे तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिलों में यह बोली बोली जाती है। मेवाती तो आप सबको पता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व सवाई माधोपुर में बोली जाती है मेवाती। अगला कि निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो किसने त्यागपत्र दिया और फिर उनको नियुक्त किया गया। तो मौलाल सुखाड़िया ने दिया था। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों कि RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो RSHRC की नियुक्ति आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो संविधान का दोस्तों भाग नौवा किससे संबंधित है। भाग 9वां अपने पंचायत से संबंधित है। संविधान का भाग 9वां अपने पंचायत से संबंधित है। अगला है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दूसरी बार गर्भ वाली महिला को 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प आपसे पूछ ले, सबको पता है कि एक बच्चे को पता है रोहिड़ा। ठीक है, कौन सा है, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है तो टेकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, ये कठोर वृक्ष प्रजाति का है जो थार रेगिस्तान में बंजर क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है। तो टेक्सटाइल सिटी के बारे में आपसे पूछ रहे तो भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है। ठीक है, वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। वस्त्र नगरी को ही टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, आप तो ये मान लो। ठीक है, चलो अगला है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है। तो हर्ष माता जी का मंदिर अपने आभानेरी में है, बिल्कुल दौसा में है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है, बिल्कुल। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, बिल्कुल। लेकिन अर्थुणा मंदिर बाड़मेर में नहीं है। ठीक है, अर्थुणा मंदिर बाड़मेर में नहीं है, ये तो बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में। ठीक है, चलो स्थान जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था, राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां पे मंदोदरी से विवाह किया था रावण ने। तो मंडोर। चलो अगला है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ।
कि एक तरफ है जिला, एक तरफ है प्रमुख उद्योग, कौन सा जिले से कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलो तीसरा काम, चौथा है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। हाँ तो दोस्तों आप सबको पता है कि उदयपुर में सीसा एवं जस्ता प्रसिद्ध है, नागौर में अपने सफेद सीमेंट, ठीक है, भीलवाड़ा में क्या है, वस्त्र नगरी, अभी भी बात की, कोटा में रसायन। तो राइट आंसर अपना ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो राइट आंसर 4 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलो राइट आंसर 4। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड आपसे पूछ ले तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और पूछा जाएगा, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या है? तो बैठक की उपस्थिति और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे विचार, एक एक नंबर के लिए हम विचार करेंगे। तो दोस्तों पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर उसको राज्यपाल बनना है तो भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए उसके पास। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगला, उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, सभी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चलिए अगला है कि राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? शुभ लक्ष्मी योजना, शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में आपने पढ़ा है क्या? राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसके बारे में राइट आंसर बताना है। तो इसके बारे में राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो बालिका जन्म को प्रोत्साहित देना, हाँ बिल्कुल, बाल विवाह को रोकना, बिल्कुल, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल, गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना, ये तो इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर 4। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भारतीय संगठन संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है? तो किस भारतीय संगठन ने की है? तो ये की है दोस्तों अपने, किसने? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? प्रतिशत में पूछ ले तो 10% था, 10%। ठीक है, याद रहेगा। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख विषय क्या था? पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न जरूर बन सकता है दोस्तों, याद रखना, पंचवर्षीय योजना को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकता। तो मुख्य विषय तीव्र अधिक समावेशी सुस्थिर वृद्धि। ठीक है, यह था अपने मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान के अंदर शिक्षा वाणी कार्यक्रम है वो 11 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। इस्माइल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस्माइल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन भी नहीं है, ये कथन भी नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा अपने कथन नंबर कौन सा? ये अपने आ जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि सभी कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 80 नंबर का, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों उसके अनुसार समावेशी शिक्षा व्यवस्था एवं प्रावधान के साथ किसी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, यह होना चाहिए इसमें। ठीक है, उद्देश्य यह है। अगला है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुसार कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो एक अध्यापक, आप भी एक अध्यापक बनने जा रहे हो तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा आपको। ठीक है, कहीं आप 10 बजे की जगह 11 बजे आ रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, पाप लगेगा। ठीक है, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, बिल्कुल करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना होगा, बिल्कुल करना होगा।
ठीक है, तो इनमें से सभी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, तो इनमें से कौन सा कार्य के लिए उन्हें नहीं लगाया जा सकता, तो प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई, दीक्षा कार्यक्रम की पहल किन किन के द्वारा की गई थी, तो दीक्षा कार्यक्रम की पहल दोस्तों अपने एनसीईआरटी व एमएचआरडी के द्वारा की गई थी। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, ठीक है, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी व मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी की एक पहल है। ठीक है, 85 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 85 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं, तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 45 घंटे। ठीक है, याद रहेगा आरटीई एक्ट 2009 में शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे 45 निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे 800, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे 800 और उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे 1000। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है, तो कौन सा नया पुनर्गठित किया गया है, तो इसमें से 3+3+4+5 ये नया गठित किया गया है। ठीक है, चलिए, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत कौन से पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जाने हैं, तो कौन से पोर्टल ऑनलाइन, तो शाला दर्पण, इंपोर्टेंट है शाला दर्पण। ठीक है, चलिए, ये एक शिक्षक के लिए शाला दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठन किया है, तो ये किया है दोस्तों किसकी अध्यक्षता में किया है, तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका क्या, ओंकार सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला है 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन का समन्वय कार्यक्रम जिसके सम्मिलित हैं, किसके सम्मिलित है दोस्तों, ये कार्यक्रम दोस्तों अपने उपरोक्त सभी से सम्मिलित है, सीसीपी, सीसीई और एबीएल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये ये जो SIQE कार्यक्रम है दोस्तों, यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, वो 2015-16 में चलाया गया था और एक समन्वय कार्यक्रम है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला है दोस्तों, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये दोस्तों, लागू हुआ था आपसे पूछ ले तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था, 2010 में लागू हुआ था, ना कि 2009 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रत्नेश का संधि विच्छेद आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, तो रत्न प्लस ईस। ठीक है, बड़ी वाली ईस। ठीक है, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पूछ ले तो विशालता नहीं आ जाएगी, ममता नहीं, क्षमता नहीं, तो शीघ्रता। ठीक है, ममता भी नहीं, शीघ्रता। चलिए अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य आपसे पूछ ले तो वह कुछ खा रहा है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से विशेषण विशेष कौन सा आ जाएगा, विशेषण विशेष से पूछ रहे तो लघु द्वीप आ जाएगा। कौन सा क्रम सही नहीं है, इनमें से कौन सा क्रम ऐसा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, मेल नहीं खाता, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि मुकेश खाना पकाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है बिल्कुल, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है बिल्कुल, पुलिस ने चोर को पकड़वाया अकर्मक क्रिया है नहीं। ठीक है, यही गलत आ जाएगा। मधुरी पुस्तक पढ़ती है सकर्मक क्रिया है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले कुछ इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है कि आई डिड नॉट गिव इन द हिज रिक्वेस्ट, तो ये जो गिव इन है वो क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता करना है। तो ये दोस्तों अप्रूव है। ठीक है, क्या है, अप्रूव। ठीक है, चलिए अगला है कि चूज द करेक्ट incorrect speech of the following sentence from the given option। तो she said to him are you fine, she said to him are you fine, तो इसका राइट आंसर पूछ रहे तो आपको बताना है she said him weather was fine। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
चॉइस द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी क्या है फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि अपन को पैसिव फॉर्म इसकी सही करेक्ट पैसिव फॉर्म का को चॉइस करना है। यानी कि सेंटेंस में दी गई ये सेंटेंस है कि शूट द डोर, तो इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी, शूट द डोर की दोस्तों आ जाएगी लेट द डोर बी शूट। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, यानी खालिस्तान में कौन सी वर्ब आ जाएगी, रवि हैज खालिस्तान हिज वर्क, रवि हैज खालिस्तान हिज वर्क। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कंप्लीटेड आ जाएगा, ईडी लग जाएगी, कंप्लीट का आगे ईडी। चलिए अगला प्रश्न है कि चॉइस द अपोर्टेड आर्टिकल ऑफ डिमेटिनेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश कमी आती है दोस्तों, तो द अमेजोन इन ब्राजील इज लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। यानी कि पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि द अमेजोन इन ब्राजील, यानी कि जो अमेजोन है वो ब्राजील की लॉन्गेस्ट रिवर यानी कि नदी है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा द आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो एक के साथ हमेशा दा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मैथ के प्रश्नों की। तो यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है और अपनी आय का 12.5 यानी कि 12 से 1/2 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय आपसे पूछ ले तो क्या आ जाएगा। तो उसकी मासिक आय की बात करें तो आपको क्या करना होगा दोस्तों कि 12 से 1/2 क्या करना होगा। चलिए मैं यहां से आपको बता देता हूं कि व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतिमाह खर्च आता है 875 रुपए। ठीक है, तो 12 से 1/2% यानी कि कुल मिला के 1/8% हो गया। 875 का 12 यानी 12.5% काटे तो 1/8 हो गया। ठीक है, तो मासिक आय की बात करें तो मासिक आय की बात करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, आपको करना है 875 बटे में 7 इंटू करना है 8 यानी कुल मिला के 1000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 1000 रुपए इसकी क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी इसकी मासिक आय 1000 रुपए। ठीक है, 1000 फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का में से 11 तथा लय से 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरी संख्या अपने हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसका सही जवाब मैं बता देता हूं, आप काट लेना, आपके हिसाब से 99 आ जाएगी। ठीक है, चलिए 103 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या करा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ है 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000 का योगफल अपन को ज्ञात करना है। योगफल इसका क्या आ जाएगा। तो दोस्तों इसका योगफल आ जाएगा क्या, इसका योगफल आ जाएगा 0.1822। ठीक है, 0.1822 इसका योगफल आ जाएगा 0.1822। ठीक है, राइट आंसर 4। ठीक है, अगला एक 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या निम्न के बराबर है। किसके बराबर है, यदि 2010 में किसी नगर की जनसंख्या कितनी है 30.3 मिलियन है, तो यह संख्या किसके बराबर है। तो किसके बराबर होगी दोस्तों, यह संख्या होगी दोस्तों अपने राइट आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इन संख्या के बराबर होगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि 30 करोड़ 30 लाख के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अगला है कि -33 इंटू 5 का मान क्या होगा। तो -33 इंटू 5 का मान आपसे पूछ ले तो -165 होगा। ठीक है, क्या होगा 165, 33 गुणा 5 करोगे तो माइनस का 165 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो एक समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या को क्या कहते हैं। तो ये साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उसको एग्लूटेशन कहते हैं। जब मनुष्य के रुधिर वर्गों अथवा समूह संबंधी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो आपसे पूछ ले तो रुधिर वर्ग के बारे में सबसे पहले जानकारी कॉर्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, मनुष्य के रुधिर को 2 प्रकार के प्रोटीनों में बांटा गया है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ठीक है, अगर दोस्तों क्या होगा कि यदि दो अलग अलग समूह के रक्त समूह को, यानी कि आपका O है और किसी का A है, दोनों को मिला दिया जाए तो आपके शरीर के अंदर एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उसको एग्लूटेशन के नाम से जानते हैं। एग्लूटेशन
एक्टिनेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस से के नाम से जाना जाता है, यानी कि पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। पावर हाउस पूछ लेगा, शक्ति गृह पूछ लेगा, ठीक है, तो किसी भी रूप में जान सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी कोशिका का कोशिकांग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कोशिका कोशिकांग जिसे पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, इसको शक्ति गृह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी +5 सेंटीमीटर यानी कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे, यानी ये लेंस के बारे में पूछ रहा है कि दर्पण और लेंस किस प्रकार के होंगे, दर्पण कैसा होगा और लेंस कैसा होगा, जबकि उनकी फोकस दूरी आपसे पूछ ले +25 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि दर्पण कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा। तो इसके बारे में आपसे बात करें तो दोनों ही उत्तल लेंस होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या है फोकस दूरी, दोनों की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों ही क्या होंगे, उत्तल लेंस होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से क्षैतिज दागा जाता है, तो पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग यानी पीछे हटने का वेग क्या होगा। तो दोस्तों इसके बारे में राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना होगा दोस्तों माइनस का 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो पीछे की ओर हटेगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों कि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलो द्रव्यमान की पिस्टल से, ये तो हो गया ना, ये हो गया, चलिए, हटने का वेग यानी कि एक ही बार छप गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना कि 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सऊदी अरब, फिर रूस, ठीक है, ये राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से असंगत का चयन करो, इनमें से असंगत कौन सा है उसका चयन करना है अपन को। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं असंगत का चयन। तो असंगत आ जाएगा दोस्तों कि ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी उपकरणों में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं है तो सूक्ष्म उद्यम कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है, ठीक है। अगला कि ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी उपकरणों में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो लघु उद्यम कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी उपकरणों में निवेश 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो मध्यम उद्योग कहलाता है। क्या यही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा दोस्तों। ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र मशीनरी उपकरणों में निवेश तो 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 250 करोड़ रुपए से है, 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो मध्यम उद्यम कहलाता है वो, ठीक है, ना कि वो लघु उद्यम कहलाता है, ठीक है। उपरोक्त सभी तो आएगा नहीं, ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड आ जाएगा कि ये असंगत है, ये बड़ा असंगत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अकबर का प्रशासक कौन था दोस्तों, आपसे पूछ ले कि अकबर का प्रशासक कौन था तो आपको बताना है दोस्तों बैरम खां। कौन था, बैरम खां अकबर का कौन था, प्रशासक था। बैरम खां अकबर का प्रशासक था और बैरम खां अकबर का वकील तथा अकबर का संरक्षक भी था, ठीक है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1556 और 60 ईस्वी में तक शासन किया था। अकबर ने बैरम खां को खान एक खाना की उपाधि से विभूषित भी किया था, याद रखना। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो लिख देंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, इसके बारे में अपन को बताना है। सबसे छोटी को बाद में, सबसे बड़ी को पहले। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहे तो आपको क्या बताना है दोस्तों कि सबसे पहले छोटी की बात हो रही है ना, सबसे पहले छोटी को लेना और फिर सबसे बड़ी को लेना है। तो सबसे पहले जरगा आती है, जरगा के बाद आती है दोस्तों दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद आती है शेर, शेर के बाद गुरु शिखर सबसे बड़ी। तो इस तरह अपना 1 3 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो वो है दोस्तों अपने कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग आपसे पूछ सकता है, डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए और बांसवाड़ा से बीच में से गुजरती है, ठीक है। भाषा का प्रारंभिक बोध किससे होता है, तो दोस्तों भाषा का प्रारंभिक बोध अपने अनुकरण एवं श्रवण से होता है, सुनना और
सुनना और अनुकरण करना। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है? तो इसका लक्ष्य होता है शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ सकता है अभिनय प्रदर्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि शिक्षण उपागम में कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों शिक्षण उपागम में कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान किस चीज में था? तो दोस्तों ये था सूक्ष्म शिक्षण में था। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में था, माइक्रो टीचिंग में था। ठीक है, अगला है कि ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इनवॉल्वड इन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इनवैलिड इन द प्रिंसिपल ऑफ। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 120 नंबर का राइट आंसर मैं बता देता हूं, ग्रेडेशन। ठीक है, ग्रेडेशन इसका राइट आंसर आ जाएगा। विच स्किल इज द बेस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। तो कौन सी स्किल गुड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के लिए यूज की जाती है? तो लिसनिंग स्किल। ठीक है, मतलब सुनना सबसे अच्छा होता है, सुनना। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि विच on of these is related to including डिटेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है इट्स स्लो प्रोसीड्योर। ठीक है, राइट आंसर ही आ जाएगा। अगला है दोस्तों कि ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th इज हैविंग सम, यानी 4th क्लास का है ना, तो 4th क्लास का है और वो क्या कह रहा है कि इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग से मे हैव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लेना आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री कौन सी है? तो गणित शिक्षण की सहायक सामग्री के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों? यानी कि नेपियर पट्टी का भी होनी चाहिए, ज्यामितीय बॉक्स भी होना चाहिए, लघु गणितीय सारणी भी होनी चाहिए, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहे दोस्तों प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों प्रयोगशाला जो विधि है वो अपने किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है दोस्तों अपने करके सीखने पर सिद्धांत पर कार्य करती है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक है? उपरोक्त सभी के सभी कारक। जन्म के समय किसी तरह की क्षति, जन्मदात दोष, औषधि के घातक प्रभाव, ये सभी के कारक बच्चों में अधिगम समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों इकाई योजना है वो अपने कितने प्रकार की हो सकती है? दोस्तों इकाई योजना अपने 2 प्रकार की हो सकती है, और 2 प्रकार कौन कौन सी? पहली प्रथम होती है पाठ्य वस्तु पर आधारित तथा दूसरी होती है अनुभव पर आधारित। ठीक है, याद रहेगा। चलो पहली कौन सी होती है? पाठ्य वस्तु पर आधारित, दूसरी अनुभव पर आधारित। अगला प्रश्न है शिक्षक के तौर पर अपने एक उपयुक्त प्रशिक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया क्या कहलाती है अपने दोस्तों? यह प्रक्रिया एक नाम से जानी जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आकलन। ठीक है, अगला है कि अन्वेक्षण उपागम से संबंधित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अन्वेक्षण उपागम से संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसके बारे में आपसे पूछ रहे तो आपको क्या बताना है दोस्तों कि इस उपागम का उपयोग हम विद्यालय व्यवस्था में कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, लगातार कर सकते हैं, लगातार नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? तो महंगी सामग्री ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, सस्ती होनी चाहिए सामग्री भी। ठीक है, अगला प्रश्न 132वें नंबर का कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दोस्तों रट लेना, यह परिभाषा कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा दी गई थी। ठीक है, कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है जिसको हम सुन सकते हैं? ऐसी कौन सी सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं? तो लिग्वानोफोन। ठीक है,
अगला है अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है। तो अधिगम की क्षमता है वो अपने सीखने वाला स्वयं पर भी करती है, अधिगम सामग्री पर करती है, अधिगम विद्या पर करती है, यानी उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है। तो सर्वोत्तम पद्धति के बारे में पूछ ले तो आपको बताना है प्रोजेक्ट पद्धति। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति एक सर्वोत्तम पद्धति है। प्रभावशाली बालक के लक्षण क्या है। तो दोस्तों प्रभावशाली कोई बालक होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे, उनका लक्षण होगा अभिव्यक्ति में नव्यता, और कौन सा होगा अति सक्रियता, यानी कि जिज्ञासा, जिज्ञासा भी होगा, वार्तालाप, प्रियता, ये थोड़ा कम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तो अभिव्यक्ति में नव्यता और अति सक्रियता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा का आपसे उदाहरण पूछ ले तो आपको बताना है पुरस्कार, पुरस्कार देकर उसकी बाह्य अभिप्रेरणा को जीत सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसने 138वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित नहीं किया। तो इनमें से कौन है जिसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो वो थे दोस्तों इनमें से बी.एस. ब्लूम थे। कौन थे? बी.एस. ब्लूम। कोलवर ने किया था, स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो दोस्तों कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, तो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती। यह एक सचेत अंतर्दृष्टिकोण, रचनात्मक, कल्पनात्मक तथा प्रयोजनात्मक प्रक्रिया है। तो किस सिद्धांत के अनुसार है दोस्तों ऐसा, तो यह सिद्धांत संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार ऐसा है। ठीक है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। तो दोस्तों ट्राइसोमी 21 को हम डाउन संलक्षण भी कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपसे पूछ सकता है। तो आईक्यू निकालने का सूत्र आपको क्या बताना है दोस्तों, इसका सूत्र आपको बताना है MA मेंटल एज बटे CA। ठीक है, CA गुणा में 100। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि हेनरी एवं मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था। तो दोस्तों कौन सा परीक्षण निर्माण किया गया था हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना के द्वारा। तो दोस्तों ये परीक्षण तैयार किया गया था कौन सा दोस्तों, ये कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण ये निर्मित किया गया था। ठीक है, सहस्रावस्था क्या है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि एक लाइन में सहस्रावस्था क्या है। तो सहस्रावस्था समायोजन की स्थिति को सहस्रावस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आत्मसाक्षात्करण क्या है। आत्मसाक्षात्करण क्या है दोस्तों, आत्मसाक्षात्करण के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है, वर्तमान की स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए ही आत्मसाक्षात्करण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के साथ व्यापारिक लेन देन से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक पूर्ण जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसके बारे में इंटरनेट से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, ये कहलाता है दोस्तों अधिप्रमाण। ठीक है, क्या कहलाता है, यानी कि आम नागरिक हो गए, जैसे अधिप्रमाण से अभिप्राय क्या होता है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसके बारे में सूचना प्राप्त करें। ठीक है, अधिप्रमाण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला कि तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, ये प्रक्रिया अपने किस नाम से जानी जाती है, ई कॉमर्स भी कहलाती है, ई एजुकेशन भी कहलाती है, ई बैंकिंग भी कहलाती है, यानी उपरोक्त सभी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एप्लीकेशन के रूप में नहीं होता, जिस तरह से आपके फोन में यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, उसी प्रकार ये सॉफ्टवेयर है लेकिन ये एप्लीकेशन के फॉर्म में उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्लीकेशन के फॉर्म में उपस्थित नहीं होता। अगला है कि आईसीटी को परिभाषित कीजिए। आईसीटी क्या है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है आईसीटी क्या है। तो विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिसमें सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंध किया जा सके उसको आईसीटी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो का, आज के इस मॉडल पेपर का, कि कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला उपकरण दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। तो दोस्तों ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों
मॉडल पेपर 3। आशा करता हूं कि आपको यह मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों ये हमने 150 प्रश्न किए थे आज के इस मॉडल पेपर में, ठीक है, और 150 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये 150 प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको 150 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आपके 120, 130 या फिर 140 किसी किसी के बैठ सकते हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपनी तैयारी को बरकरार रखते रहिए। हमसे जो भी सहायता होगी हम आपकी जरूर करेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और भी मॉडल पेपर करवाऊंगा मैं आपको, लगभग 15 से 20 मॉडल पेपर करवाऊंगा, ठीक है। और ये सभी के सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी मैं क्विज भी करवाता हूं रोजाना, ठीक है। तो वहां पे आप जुड़ जाइए, आपको ही फायदा मिलेगा, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और सपोर्ट देने के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद।